नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम आरेखीय प्रदर्शन हिंदी में कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, ये आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग बीएड सेकेंड ईयर का एक पेपर है आपका अधिगम के लिए आकलन, उसके लिए आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें अगर आपने देखा होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपके कई तरह के ग्राफ्स आते हैं, लाइक हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, तो पाई ग्राफ, ये सभी ग्राफ्स जो है आते हैं। एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है कि पाई ग्राफ बनाकर दे दीजिए। कोई भी डाटा आपको दे दिया जाएगा और कहा जाए कि इस डाटा से पाई ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें या इस डाटा से फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करें, इस तरह का आपका आ सकता है। अब मेन प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसलिए बना हुआ होता है कि जो स्टूडेंट्स कॉमर्स साइड से होते हैं या आर्ट्स साइड से होते हैं उनके लिए थोड़ा सा न्यू होता है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम यही कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को बिल्कुल ईजी से ईजी लैंग्वेज में, ईजी से ईजी वे में क्लियर कर सकें आपके सामने, ताकि आपको कोई भी डाटा दे दिया जाए आप उसका आराम से जो है ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, एक बात और, ये टॉपिक यहीं तक ही काम नहीं आता, आगे तक भी जो है ये क्वेश्चंस जो काम आता रहता है। ये टॉपिक जो है स्टैटिस्टिकल पोर्शन है आपका, आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। दोस्तों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आरेखीय प्रदर्शन, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मैं एक्सप्लेन दोनों में ही करूंगी, लेकिन क्या है दोनों को साइड बाय साइड चलना मुश्किल है, क्योंकि आगे ग्राफ वगैरह आएंगे तो साइड बाय साइड एक ही स्क्रीन पर दोनों हिंदी और इंग्लिश में लाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैं इंग्लिश का लेकर चल रही हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन दोनों ही लैंग्वेज में आपको करूँगी। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स मेकिंग डाटा क्लियर बाय द यूज ऑफ लाइन। हमारा जो डाटा होता है उस डाटा को बिल्कुल क्लियर बनाना, लाइन के मदद से हम उस डाटा को बिल्कुल क्लियर रिप्रेजेंट कर सके, वही हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। हमारा पूरा डाटा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए जनगणना हुई, जनगणना के लिए क्या होता है कि जो सभी मेंबर्स होते हैं जो उस काम को करते हैं वो अलग अलग घरों में जाते हैं, अलग अलग एरिया में जाते हैं, वहाँ से अपना डाटा इकट्ठा करके लाते हैं कि इस एरिया में इतने घर है, घर में इतने मेंबर्स हैं या क्या है, वो सब अपने डाटा लाते हैं। अब उस डाटा को पूरे एक लाइन के माध्यम से इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना जिससे कि कोई भी व्यक्ति उस डाटा को देखते ही, छोटे से छोटे पॉइंट को तुरंत एक नज़र में देखते ही पता चल जाए कि हाँ किस एरिया की जनगणना कितनी है, किसकी कितनी है, उसको पूरा डाटा कैलकुलेट ना करना पड़े, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक ग्राफ में उसको सारा का सारा कंक्लूजन देखने को मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इन शॉर्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि आरेखीय प्रदर्शन क्या होता है, हम लाइन का यूज़ करते हैं, लाइन से जो हम ड्रॉ करते हैं उसकी मदद से अपने डाटा को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज अ वे ऑफ एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा। जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आता है, न्यूमेरिकल डाटा से मतलब है जो नंबर्स हमारे पास कुछ आते हैं, उन नंबर्स का एनालाइज करते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, इसे बाकी आप पढ़ लेंगे, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं है, डेफिनेशन है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं। देखते हैं नीड्स, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। किसी भी डाटा के आरेखीय प्रदर्शन की क्या ज़रूरत है, क्या महत्वता है, क्या उपयोग है। ठीक है, देखते हैं। पहला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज यूज्ड टू मेक द डाटा अंडरस्टैंडेबल टू अ कॉमन मैन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्यों यूज किया जाता है? हमारा जो डाटा है वो एक कॉमन व्यक्ति भी, जो उससे रिलेटेड नहीं है, वो कॉमन व्यक्ति भी आसानी से समझ सके, उस डाटा को एनालाइज कर सके, तो उसके लिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, डाटा डिस्प्लेड बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैन बी कंपेयर्ड एट अ ग्लांस। जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से डाटा को डिस्प्ले करते हैं उसको हम एक ही नज़र में, एट अ ग्लांस, एक नज़र में ही हम उससे कंक्लूजन को अपना निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए दो डाटा हमारे पास है और दोनों डाटा का अगर हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया गया है तो हम देखते ही एक ही नज़र में हम उनमें कंपेरिजन कर सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आगे हम जब करेंगे ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तब आपको ये पॉइंट अपने आप ही ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। इट इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन सेवरल फॉर्म्स। एजुकेशन के फील्ड में भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज किया जाता है, जैसे कि टू क्लियरिफाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्लियरिफाई करने के लिए, रिजल्ट को क्लियरिफाई करने के लिए, प्रोग्रेस को क्लियरिफाई करने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स।
कई तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, मैंने अभी भी आपको बताया है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, पाई ग्राफ, फ्रीक्वेंसी टेबल, इस तरह के कई ग्राफ होते हैं। तो उनको हम वन बाय वन देखेंगे। 2 से 3 वीडियोस में मैं ये पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो कंसेप्ट है बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, पहला आपका आता है फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी कि बारंबारता टेबल। फ्रीक्वेंसी को हम हिंदी में बारंबारता भी कहते हैं, आवर्ती भी कहते हैं। तो जो आवर्ती के नाम से जानते हैं वो भी देख लीजिए, आवर्ती या बारंबारता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ पीस ऑफ डाटा दैट फॉल्स विद इन द गिवन इंटरवल। एक हमारे पास इंटरवल होता है, गिवन इंटरवल होता है। अब उस गिवन इंटरवल में कितने नंबर्स हैं उनको दिखाने के लिए हम फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं। फ्रीक्वेंसी टेबल होती है इन द सेंस, शॉर्ट में अगर हम बात करें, ये आपके सामने फ्रीक्वेंसी टेबल है। ये पहला टाइप से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का। मान लीजिए हमारे पास कोई बहुत बड़ा डाटा है, फॉर एग्जांपल आपकी अपनी क्लास का ही ले लीजिए, क्लास में आपके 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स का कोई टेस्ट हुआ, टेस्ट में मार्क्स आए। अब जो मार्क्स हैं वो अलग अलग होंगे, किसी के अगर मान लीजिए 100 नंबर का आपका टेस्ट है, किसी के 50 होंगे, किसी के 60 होंगे, किसी के 55 होंगे, किसी के 63 होंगे, किसी के 80 होंगे, किसी के 90 होंगे। सबका अपना अलग अलग स्ट्रक्चर होगा ना। अगर हम उसको टेबल में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, उस टेबल में कैसे दिखाएंगे, उसी को हम फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। अब एक इसका छोटा सा एक एग्जाम्पल हम जो है वो ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि स्क्रीन फिंगर्स की वजह से मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी, तो वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा आपको। मान लीजिए आपको डाटा दिया हुआ है 1 2 3 2 1 8 6 7 8 2 2 4, ये आपका डाटा दिया हुआ है और आपको कहा जाए कि इस डाटा से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए क्या होता है, आपको एक टेबल बनानी होती है जिसमें कि आपके 3 कॉलम होते हैं। ठीक है, 3 कॉलम हो गए। फर्स्ट कॉलम में तो आपका क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में आपका आएगा नंबर, जो ये नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। सेकंड कॉलम में आएगा इनकी फ्रीक्वेंसी, कि कौन से नंबर कितनी बार आया हुआ है। और थर्ड कॉलम में आपका आएगा टैली मार्क। कैसे लगेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी, सब चीज़ बताऊंगी धीरे धीरे। अब हम एक एक नंबर को लेकर चलते हैं। पहले हमने लिखा 1। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 1 है हमारा, ये हमारे टेबल में कितनी बार आया हुआ है। काउंट कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आया हुआ है हमारे डाटा में 1, तो हम इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 1, इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई हमारी 1। नेक्स्ट नंबर देखते हैं 2 यहाँ पर लिखते हैं। अब देखते हैं 2 डाटा में कितनी बार आया है, 1 2 3 4। तो जो 2 है, जो 2 नंबर है, ये हमारे डाटा में 4 बार आया है, तो इसलिए 2 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, 2 की बारंबारता 4 हो गई। ठीक है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 4। इसी तरह से बाकी नेक्स्ट दे लेते हैं 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 1, क्योंकि 1 बार आया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म है 4 आपका कितनी बार आया हुआ है, 1 बार आया हुआ है। इसी तरह से हम आगे का डाटा ले लेंगे। 5 हमारा है ही नहीं, इसके बाद 6 आता है, 6 1 बार है, 7 1 बार है, 8 आपका 2 बार है। ठीक है, तो इस तरह से आप सभी के सभी नंबर्स लिखे जाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी लिखते जाएंगे। यहाँ पर कोई नंबर एक ही बार आएगा, सिर्फ वो जितनी बार रिपीट हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगी। अब दूसरा देखते हैं टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं। फ्रीक्वेंसी टैली मार्क्स में क्या होता है, हम 5-5 का पेयर बनाकर चलते हैं। ठीक है, 4 डंडे खींचते हैं, टैली बनाने के लिए हम ऐसे डंडे खींचते हैं, और 4 डंडे के बाद 5वें डंडे से इन सभी को काट देते हैं। अगर हमें 6th टैली बनानी है तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इस तरह से हम टैली बनाते चलते हैं। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग हम टैली बना लेंगे। अब पहली फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 का टैली चिन्ह हुआ 1, सिंपल। 4 है नेक्स्ट में, 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट में 1 है। मान लीजिए एक एज्यूम कर लेते हैं किसी की टैली चिन्ह जो है वो 5 है, तो कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर यहीं पर ही हम 6 होती है, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी ये यहाँ पर 1 हो गई, मान लीजिए किसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 7 है, 7 मान लेते हैं। ठीक है, तो कैसे टैली चिन्ह लगाएंगे 1 2
3 4 5, 5 से कट गया, इसके बाद 6 7, 7 फ्रीक्वेंसी है तो 7 टैली चिन्ह लगा दिए। मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी है उतने ही डंडे हमें खींचने हैं। अगर हम देशी भाषा में कहें जितनी फ्रीक्वेंसी उतने डंडे खींचने हैं। बस फर्क इतना है कि जो 5वां 10वां 15वां ये जो नंबर होंगे इनके डंडा जो होगा वो बाकी 4 को कट कर देगा। ठीक है, 1 2 3 4 5वें से कट कर देंगे, 6 7 8 9 10वें से कट कर देंगे, 5 की टेबल का हम करते चलेंगे 5 के डिफरेंस में। तो ये होता है फ्रीक्वेंसी टेबल। अब अगर आप देखते हैं टेबल में ऊपर तो कुछ और दिया हुआ है, आप ये सोच रहे होंगे ये तो जब डाटा है जब हमारे पास छोटा सा डाटा था, हमने इजीली यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर यही संख्या इसकी रेंज बहुत ज़्यादा बड़ी हो, मान लीजिए 100 स्टूडेंट है या 50 स्टूडेंट है, तो 50 स्टूडेंट के 50 नंबर होंगे। ठीक है, 100 नंबर में से आपके 100 नंबर का टेस्ट है तो 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक के हर एक नंबर किसी ना किसी स्टूडेंट के होंगे ना। तो वहाँ पर जो हमारी रेंज है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस टेबल में इस तरह से नंबर लिख पाने बहुत ज़्यादा आपकी लंबी टेबल बन जाएगी। उस टेबल को शॉर्ट करने का तरीका है क्लास इंटरवल। यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम, फिर इंटरवल ले लेते हैं छोटे छोटे, अलग अलग नंबर ना लेकर इंटरवल ले लेते हैं। कैसे ले लेते हैं यहाँ पर देखते हैं। ये जो आपके सामने फ्रीक्वेंसी टेबल है इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंटरवल लिया हुआ है, डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1 से लेकर 75 तक की आपकी संख्या इसमें इंक्लूड की गई है। ठीक है, कोई कम है कोई ज़्यादा है कोई है नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। अब 1 से 75 तक आप नंबर लिखने जाएँ टेबल कितनी लंबी हो जाएगी, बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम इंटरवल ले लेंगे। 5 का डिफरेंस यहाँ पर इन्होंने क्या लिया हुआ है, 15 का डिफरेंस यहाँ पर इन्होंने लिया हुआ है। ठीक है, 15 के डिफरेंस पर ये हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं। 5 का डिफरेंस भी ले सकते हैं, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। अगर हमारा डाटा ज़्यादा बड़ा है तो हम 10 का डिफरेंस ले लेते हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ज़्यादा बड़ा है तो हम 50 का भी डिफरेंस ले लेते हैं, 0 से 50, 50 से 100। ये हमारे डाटा पर डिपेंड करता है। यहाँ पर क्लास इंटरवल ले लिया। अब पहला इंटरवल लिया 1 से 15। अब 1 से 15 के बीच में जितने भी नंबर हमारे डाटा में आए हुए हैं उनको काउंट करेंगे और फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। यहाँ पर 1 से 15 के बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18, 18। अब 18 के टैली मार्क यहाँ पर लगा दिए। ये थोड़ा सा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, टेबल में मैंने फ्रीक्वेंसी जो है 2nd नंबर पर बनाई थी और टैली 3rd नंबर पर बनाई थी। आप वैसे भी बना सकते हैं क्योंकि वैसे बनाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। यहाँ पर ऑलरेडी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप टैली का कॉलम पहले बनाए या टैली का कॉलम बाद में बनाए, ये आपकी इच्छा है। ठीक है, यहाँ पर 18 की टैली बनानी थी। देखिए 1 2 3 4 5 से कट कर दिया, 6 7 8 9 10 से कट कर दिया, 11 12 13 14 15 से कट कर दिया, 16 17 18। बस 18 तक ही तो फ्रीक्वेंसी है हमारी, तो 18 तक यहाँ पर आकर हम रुक गए। नेक्स्ट अगर हम देखें 16 से 30 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो 11 नंबर्स हैं। ठीक है, 11 नंबर्स है, 11 बार डाटा में 16 से 30 के बीच के नंबर्स आए हुए हैं, तो यहाँ पर 11 की टैली बना दी। इसी तरह से बाकी टैली हम यहाँ पर बना देंगे। ये यहाँ पर क्लियर आपके हो गया होगा कि फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होती है और ये फ्रीक्वेंसी टेबल हम किस तरह से बनाते हैं। एग्जाम में अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सिंपल सा क्वेश्चन, छोटा सा डाटा आपके लिए आएगा जिसमें से आपको क्या होगा, डाटा दे दिया जाएगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बनाइए। आप सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे, टेबल में 3 कॉलम बना लेंगे। टेबल में आप 3 कॉलम बना लेंगे, एक कॉलम में आप अपने इंटरवल लिख लेंगे, दूसरे में आप फ्रीक्वेंसी लिख लेंगे और तीसरे में आप उसके फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग टैली चिन्ह लगा देंगे। टैली चिन्ह क्या होता है ये आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बार ग्राफ 2nd नंबर पर। बार ग्राफ क्या होता है आपके सामने है, ये आपका बार ग्राफ है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये आपका बार ग्राफ है। हिंदी में इसको हम कहते हैं दंड आरेख। इसमें क्या होते हैं, दंड आरेख नाम से पता चल रहा है डंडे होते हैं, जैसे ये आपके डंडे दिख रहे हैं ना, ये आपके यहाँ पर डंडे दिख रहे हैं ना, तो इस तरह के डंडे होते हैं। तो डंडे से जब हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, बार से जब हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं तब हम उसको कहते हैं बार ग्राफ। बार ग्राफ इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कैटेगरी ऑफ डाटा। जब हमारे पास डाटा की कैटेगरीज होती है ना अलग अलग, मान लीजिए हम स्टूडेंट्स के नंबर्स को ही काउंट कर रहे हैं, अपने स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो हमारी कैटेगरी हो जाएगी कि क्लास 1 में हमारे 50 स्टूडेंट है, 2nd क्लास में हमारे 30 स्टूडेंट है, 3rd क्लास में हमारे इतने स्टूडेंट है, 4th में इतने, तो हमारी कैटेगरी हो गई क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। जब उनके डाटा को प्रेजेंट करना होता है तब हम बार ग्राफ का यूज जो है करते हैं।
कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पर क्या होता है, बार ग्राफ है, आपकी दो लाइनें होती हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आप सभी जानते हैं, बेसिक सी चीज़ है। हॉरिजॉन्टल जो होगी वो आपकी एक्स एक्सिस कहलाएगी और जो वर्टिकल लाइन रहेगी वो आपकी वाई एक्सिस रहेगी। ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं। यहाँ पर आप जो है अपने डाटा की कैटेगरी वगैरह जो होगी उसको काउंट कर लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डाटा के अकॉर्डिंग, अभी आगे बनाकर देखेंगे एक एग्जांपल के साथ, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी फ्रीक्वेंसी लेंगे वाई एक्सिस पर, हमेशा वाई एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी लेंगे और एक्स एक्सिस पर अपना डाटा, क्लास इंटरवल या कैटेगरी वगैरह जो भी दिया होगा वो आप लेंगे। इस तरह से आप यहाँ पर आरेख खींचेंगे, दंड आरेख खींचेंगे। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने होते हैं, कभी कभी वेरी शॉर्ट में ये पॉइंट्स रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और अगर आप आगे की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें तो इन्हीं पॉइंट्स से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर आपसे ये नहीं पूछेंगे कि भाई इसका आरेख बनाकर दिखाइए, वहाँ पर क्या होगा, इन्हीं से ही इनकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे देखते हैं, पहला है ईच बार और कॉलम इन अ बार ग्राफ इज ऑफ इक्वल विड्थ। बार ग्राफ में दंड आरेख में सभी बार, सभी कॉलम इक्वल विड्थ के होते हैं, यानी कि उनकी जो चौड़ाई होती है हमेशा इक्वल रहती है। ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपका पतला रह गया दूसरा बार आपका चौड़ा रह गया, ऐसे नहीं होगा। इनकी जो चौड़ाई होगी वो हमेशा इक्वल ही लेंगे आप। अगर 1 सेंटीमीटर की देखिए, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये जो चौड़ाई है ये आपकी विड्थ है, चौड़ाई है, ये हमेशा हर बार ग्राफ के लिए इक्वल रहेगी। किसी की भी बार ग्राफ की बार की जो विड्थ है वो कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगी, हमेशा इक्वल होगी। अगर आप 1 सेंटीमीटर की विड्थ ले रहे हैं तो हमेशा आप 1 सेंटीमीटर की ही लेंगे। अगर आप 2 सेंटीमीटर की विड्थ ले रहे हैं तो सभी बार के लिए आप 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई ही लेंगे। हमेशा जो चौड़ाई होती है वो इक्वल होती है, कभी भी कम या ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, मान लीजिए देखिए, इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि कैसा नहीं हो सकता। मान लीजिए आपका बार ग्राफ है, इसमें आपका जो पहला बार है वो तो ऐसे बना हुआ है, ये आप स्ट्रेट कर लीजिएगा उससे। दूसरा बार ग्राफ जो है वो आपका ऐसे बना है, तो देखने से पता चल रहा है इस बार ग्राफ की जो विड्थ है वो ज़्यादा है, इसकी कम है, तो इसका मतलब ये बार ग्राफ गलत है। ऐसा कभी नहीं होगा। हर एक कॉलम की, हर एक बार की जो विड्थ है वो हमेशा इक्वल ही रहेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखने हर एक पॉइंट्स को। ऑल बार्स हैव अ कॉमन बेस। सभी बार्स का एक कॉमन बेस होता है। आप देख सकते हैं जो एक्स एक्सिस है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कॉमन बेस है, सभी के सभी बार जो हैं इसी बेस पर है, कोई भी ऊपर नीचे तो नहीं है, किसी और बेस पर तो नहीं है। जैसे आपका ऐसे नहीं हो सकता कि एक बार ग्राफ, एक बार तो यहाँ पर आ गया और दूसरा बार का जो बेस हो गया वो ऊपर हो गया, या दूसरे बार का जो बेस है वो नीचे आ गया, नहीं, सभी जो बार होंगे वो एक ही बेस पर, एक्स एक्सिस पर ही रहेंगे। कॉमन बेस होगा सबका, आधार जो है सभी दंडों का कॉमन आधार होगा। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ द बार कोरस्पॉन्ड्स टू द वैल्यू ऑफ द डाटा। जो आपकी हाइट होगी बार की, ये कम ज़्यादा हो सकती है, ये डिपेंड करती है आपकी फ्रीक्वेंसी की। जिस बार की, जिस कॉलम की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी हाइट उतनी ही ज़्यादा होगी, जिसकी कम होगी उसकी इतनी ही कम होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है आपका, पहले ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो 400 से कुछ ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई। बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 600 से ज़्यादा है तो 600 पर पहुँच गई। यहाँ पर सी की फ्रीक्वेंसी 800 के अराउंड है तो वो 800 पर पहुँच गई। यहाँ पर भी 500 के अराउंड है डी की, तो 500। तो जो इनकी लेंथ होती है, मतलब लंबाई होती है, ये तो आपके डाटा पर डिपेंड करती है कि डाटा में फ्रीक्वेंसी कितनी है किस बार की। बाकी इनकी जो विड्थ है वो हमेशा इक्वल रहेगी, सभी के सभी बार जो है एक इक्वल कॉमन बेस पर रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन ईच बार इज द सेम। जो आप बार के बीच की डिस्टेंस लेंगे वो भी हमेशा सेम रहेगी। देखिए जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो बार हैं, ए है और बी है, दोनों के बीच की जो विड्थ है ये आगे तक सेम रहेगी। ए बी के बीच की विड्थ, बी सी के बीच की विड्थ, सी और डी के बीच की विड्थ, ये हमेशा इक्वल ही रहेगी, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होगी। अगर वही वाली बात है, जितना आपका बेस, जैसे सभी के सभी की जो बार की विड्थ है वो इक्वल रहती है, उसी तरह से बार के बीच की जो गैप है वो भी हमेशा इक्वल रहेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते, मान लीजिए ये आपका पहला बार है और ये आपका दूसरा बार है और तीसरा बार आपका यहाँ आ जाए, तो आप देख सकते हैं इसकी विड्थ जो है कम है और इसकी विड्थ ज़्यादा है। ऐसा नहीं होगा, दोनों के बीच का जो गैप होगा ना बार का वो हमेशा इक्वल ही
रहेगा। तो ये 4 पॉइंट आपको बिल्कुल मेन ध्यान रखने, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी शॉर्ट भी आ जाते हैं, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आ जाते हैं, और ये मेन आधार है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप बार ग्राफ इजीली बना नहीं सकते हैं, उसमें कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करेंगे। क्या क्या है एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। सभी बार जो होंगे वो इक्वल, उनकी विड्थ इक्वल होगी, उनके बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी, सभी बार एक ही समान कॉमन बेस पर होंगे, कॉमन आधार पर होंगी, और सभी की जो लंबाई है वो उनकी फ्रीक्वेंसी पर, उनके डाटा पर डिपेंड करती है। चलिए कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, आपके सामने ये डाटा है, ड्रॉ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथड्स है कंस्ट्रक्शन का। हमेशा जैसा आपने स्टार्टिंग में देखा होगा 8th-9th क्लास में, वहाँ पर आप ज्योमेट्री पढ़ते होंगे, उसमें आप कंस्ट्रक्शन देखते होंगे, स्टेप बाय स्टेप आप इसी तरह से लिखेंगे। ड्रॉ 2 परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लंबवत रेखाएं हम खींच देंगे। जैसे 2 लंबवत रेखाएं, एक आपकी एक्स एक्सिस हो गई, एक आपकी वाई एक्सिस हो गई। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, दोनों की दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करती है, यहाँ पर ही होएगा। ठीक है, वर्टिकल लाइन आपकी वाई एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक कोई भी डाटा हमें दिया हुआ होगा, मान लीजिए यही आपका डाटा दिया हुआ है, जैसे आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ऊपर देखते हैं, ये आपकी टेबल दी हुई है, यहीं पे ही है, तो इसी का ही हम बार ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर इसका अगर हमें बार ग्राफ बनाना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 2 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, दोनों ओ पर कट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका रीजन है 1 से 15, 16 से 30, 31 से 45, 46 से 60, 61 से 75 है। ठीक है, क्लास इंटरवल है। तो यहाँ पर हम ये ले लेंगे, यहाँ पर 1 से 15 का, ये पहला बार ग्राफ की विड्थ ले ली हमने, जो कि 1 से 15 है, यहाँ पर 1 से 15 नीचे लिख देंगे। ठीक है, दूसरा ग्राफ हमने यहाँ पर ले लिया, ये बार, सॉरी, इसकी जो विड्थ हो गई वो कितनी हो गई, 16 से 30। आप जो जब कॉपी में लिखेंगे तो बिल्कुल क्लियरली लिखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि स्क्रीन की वजह से। मान लीजिए दूसरा बार हमने यहाँ पर ले लिया 16 से 30, इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। ग्राफ जो बार ले रहे हैं आप, ये हमेशा इक्वल रहनी चाहिए सभी में, और जो उनके बीच की गैप है वो भी हमेशा इक्वल रहना चाहिए। अब जो 1 से 15 यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1 से 18 तक की है। अब इसमें भी सेम काम हो जाएगी, 1 से 18 तक की। क्या आपके कॉपी में इतनी लंबी लाइन है कि आप इतना लंबा 1 से 18 तक की गिनती लिख सके? नहीं, कम है। तो आप क्या करेंगे, 2-2 का डिफरेंस ले लेंगे। जैसे इस तरह से इक्वल विड्थ पर रहनी है हमेशा, 2, 4, 6, 8, इसी तरह से आगे तक 18 तक लिख देंगे। अब 1 से 15 के बीच की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 18 है, तो आप 18 के सामने ले जाएंगे इसको बिल्कुल, और ये बार आपने बना दिया। 16 से 30 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11 है, तो आप 11 के सामने ले गए और 11 के सामने अपने बार बना दिया। इसी तरह से आप बाकी के बार जो है वो बनाते रहेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, आगे देखते हैं, ये देखिए, जरूरी नहीं है इसमें क्लास इंटरवल ही मिले, कोई कैटेगरी भी मिल सकती है, जैसे अभी ऊपर बताया था कैटेगरी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के, हिंदी में कितने आए हैं, मैथ्स में कितने आए हैं, साइंस में कितने आए हैं, सोशल स्टडी में कितने आए, कंप्यूटर में कितने आए। तो कैटेगरी डिवाइड हो गई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पहले इंग्लिश का बार हमने बना लिया। ठीक है, इंग्लिश में बच्चे के नंबर आए 89, तो यहाँ पर देखिए 100 तक का था, 100 तक का तो हमने लिख रहे हैं, तो 10-10 का डिफरेंस लेकर 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से आपने फ्रीक्वेंसी ले ली है। ये हम अपने डाटा के अकॉर्डिंग लेंगे फ्रीक्वेंसी। इंग्लिश का आपका 89 था, तो 89 के सामने तक का बना दिया, ये जो लाइन था हमेशा 89 के इक्वल रहेगी। हिंदी में आपके 95 थे, तो 95 कहाँ पड़ेगा, 90 से 100 के सेंटर में पड़ेगा, तो वहाँ से आपने लाइन ड्रॉ करी और ये बार बना दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें बार के जो सभी बार की विड्थ है वो एक दूसरे के इक्वल है, कोई बार पतला या कोई बार मोटा नहीं है। ठीक है, वहीं पर इनके जो बीच की गैप है वो भी इक्वल है, कोई कम ज़्यादा नहीं है। जो लंबाई है वो आपकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, सभी बार सेम बेस पर है। तो यह हो गया आपका बार ग्राफ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बार ग्राफ हो गया। तो आज उम्मीद है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको वीडियो पसंद आ रही हो, इंटरेस्ट आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं, पॉलीगन कैसे बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनाते हैं। इन तीनों को हम एक ही वीडियो में नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। वो वीडियो आप सबसे पहले अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। नीचे आप वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन देख रहे होंगे रेड कलर का, उसको आप प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ एक बेल आइकन बनकर आएगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।